नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारिसारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां अब जब व्याख्या विधि का सहारा लिया जाता है, यानी व्याख्या विधि के द्वारा जब किसी विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है तो व्याख्या विधि में हम कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं इसको भी हमें समझना चाहिए। कैसे कि व्याख्या विधि में जब व्याकरण शिक्षण आप मुझसे पढ़ेंगे तो व्याकरण शिक्षण में मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर चलूंगा। वहां लिखा है कि व्याख्यान के 6 सोपान या 6 अंग होते हैं। कि व्याख्यान के कितने अंग हैं तो याद रखिएगा, जब व्याकरण की क्लासेस चलेगी, ये जो मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा व्याकरण के लिए है कि व्याख्यान या व्याख्या के कितने अंग हैं, तब आपका उत्तर होना चाहिए 6 अंग हैं। अभी मैं इनको विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये अंग विशेष रूप से व्याकरण में ही उपयोगी हैं। वो 6 अंग कौन कौन से हैं तो कहते हैं कि व्याकरण शिक्षण में जब व्याख्या विधि का सहारा लिया जाता है तब सूत्र के पदों का छेद यानी विच्छेद किया जाता है। सूत्र के शब्दों को, पदों को अलग अलग किया जाता है ना, पदच्छेद होता है। दूसरा होता है पदों के अर्थ की उक्ति, जिसको हम कहते हैं पदार्थों की उक्ति करना, यानी पदार्थ को कहना। ये आपका दूसरा सोपान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ उक्ति बोलते हैं। पदार्थ प्लस उक्ति को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, पदार्थोक्ति, पदों के अर्थ को कहना। उसके बाद में क्या होता है, पदच्छेद पदार्थोक्ति। विग्रह होता है। विग्रह का मतलब यदि संधि विच्छेद नहीं हो रहा तो सामासिक पद में विग्रह करेंगे, समास करके बताएंगे। उसके बाद में वाक्य योजना की जाती है। वाक्य योजना से तात्पर्य होता है अर्थ के अनुसार उस सूत्र के सभी पदों को जमाया जाता है। और मान लीजिए उसके बीच में, उसके दरमियान कोई बच्चों की आक्षेप है, कोई संख्या है, शंका है, जिज्ञासा है, तो उसमें आक्षेप छात्र करते हैं और उन आक्षेपों का समाधान शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इनको डिटेल में मैं बहुत अच्छे से आपको व्याकरण शिक्षण के समय करवाऊंगा, क्योंकि व्याख्या के जो 6 अंग या व्याख्यान के जो 6 अंग देख रहे हैं ना आप, ये विशेष रूप से कहाँ उपयोगी हैं, आपके व्याकरण की दृष्टि से या व्याकरण में उपयोगी है। ठीक है, तो व्याकरण में विशेष रूप से मैं इनको पढ़ाऊंगा। बात करें हम यदि पतंजलि महोदय की, पतंजलि के अनुसार भी व्याख्या के 4 अंग हैं। पतंजलि जिन्होंने महाभाष्यम की रचना की है, पतंजलि के अनुसार यदि आपको व्याकरण शिक्षण के समय आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके अनुसार कितने अंग हैं, तब आपको बताने हैं कि वहाँ पतंजलि ने व्याख्या के कितने अंग बताए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 4 ही अंग बताए हैं। चारों के नाम भी इस तरह से नहीं है, उन्होंने अलग अलग तरीके से नाम दिया है। जो पदच्छेद है ना, उसको उन्होंने नाम दिया है चर्चा करना, यानी सूत्र के पदों का छेद करना, अलग अलग करना, उसके अर्थ को बताना, तो क्या कहलाता है, चर्चा कहलाता है। उसके बाद में दूसरा आपका आता है उदाहरण, यानी उदाहरणों के द्वारा सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करना दूसरा चरण होता है व्याकरण शिक्षण में। यानी शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले चर्चा करता है सूत्र के बारे में। तो सूत्र के बारे में क्या चर्चा करेगा, जैसे अकस सवर्ण दीर्घ है तो अकस सवर्ण दीर्घ के बारे में चर्चा करने का मतलब है कि सूत्र में कौन कौन से शब्द हैं, पद हैं, उन पदों का अर्थ क्या है ना, वो तो कहलाता है आपका चर्चा। तो ये सोपान हो गया ना, पदच्छेद करना। दूसरा पदार्थोक्ति भी हो गया इसमें। तीसरी बात क्या करते हैं, विग्रह के बाद वाक्य योजना, साक्षेप, समाधान अलग चीजें हैं। यहाँ क्या किया जाता है, उदाहरण देकर के उसको समझाया जाता है। लेकिन उदाहरणों में भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, कुछ विशेष उदाहरण या जिनको आप अपवाद कह देते हो ना, वो उनको इन्होंने क्या नाम दिया, प्रत्युदाहरण दिया है, यानी अपवाद बताते हैं।
जैसे आपने दीर्घ संधि पढ़ ली, फिर आपने कहा साहब सीमंत कैसे बना, है ना, मार्तंड कैसे बना, तो कहेंगे अपवाद है दीर्घ संधि की। उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, व्याकरण शिक्षण के समय हम सीखेंगे कभी कभी कोई सूत्र का जब अर्थ किया जाता है तो सूत्र में तो वो शब्द होता ही नहीं है, फिर बोला अर्थ कहाँ से ले आए, तो हम क्या करते हैं, सूत्रों का अर्थ करते समय किसी दूसरे सूत्र से कोई शब्द ले लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं अनुवृत्ति करना। अनुवृत्ति का मतलब कोई शब्द किसी दूसरे सूत्र से उठा लेना और अर्थ कर लेना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, उदाहरण के लिए जैसे कोई ऐसा सूत्र हम पढ़ते हैं जैसे एंगा पदांता, इसमें तो पूरा है, कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनमें थोड़ा सा ही अर्थ दिया होता है, तो उसका हम क्या करते हैं, दूसरे शब्दों से अनुवृत्ति कर लेते हैं। जैसे षष्ठी सूत्र है एक समास करने का, षष्ठी तत्पुरुष समास का, जबकि वहां हम सुपा पद लेकर के आ जाते हैं, सूत्र हो जाता है षष्ठी सुपा। सुपा कहाँ से लाए, तो सहसुपा के पास से ले गए तो वहां से ले आए। ऐसे बहुत सारे सूत्र आपको मिलेंगे। आप लोग जैसे ग्रामर अच्छा रखते हैं, आपको ध्यान हो, तो हल अंत्यम सूत्र में क्या लिखा है, हल अंत्यम, कि हल अंतिम जो है हल, अब बोले क्या हो, तो उपदेश से इत, उपदेश से अजनुनासिक इत सूत्र से उपदेश और इत को ले आते हैं, फिर अर्थ हो जाता है उसका कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है। वापस दोहरा रहा हूं इस बात को कि ये दोनों ही जो बातें बताई गई ना, ये जो भी, वो केवल और केवल व्याकरण शिक्षण में ही काम आता है। यानी व्याख्या विधि के जो 6 अंग और ये 4 अंग पतंजलि के अनुसार आप पढ़ रहे हो ना, ये व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त होते हैं। यानी इनका संबंध केवल किससे है, व्याकरण शिक्षण से है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज्यादा लिया नहीं है, क्योंकि जब व्याकरण शिक्षण करवाऊंगा तब मुझे फिर व्याख्या विधि में चीजें पढ़ानी पड़ेंगी, तो और चीजें हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इन चीजों को विशेष रूप से हम उठा लेंगे। तो व्याख्यान के अंग कितने, सामान्य परीक्षा में प्रश्न आए तो 6, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान। पतंजलि के अनुसार कितने अंग हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 4 अंग हैं। चर्चा करना सूत्र के बारे में, उदाहरण देना सूत्र के, अपवाद बताना, और व्याख्याध्यार का मतलब कोई सूत्र में शब्द नहीं है तो उसको दूसरे सूत्रों से अनुवृत्ति करके बता देना। जब गद्य पद्य या नाटक जैसे शिक्षण कार्य करवाए जाते हैं व्याख्या विधि की सहायता से, तो गद्य पद्य व्याकरण आदि के समय जब व्याख्या विधि का सहारा लिया जाता है, चाहे संस्कृत शिक्षण हो चाहे कोई दूसरा शिक्षण हो, तो वहां पर व्याख्या विधि के कुछ सोपानों का प्रयोग किया जाता है। सोपान सीढ़ी का अर्थ होता है, अर्थात व्याख्या विधि में क्रमशः कौन कौन से चरणों से हमें गुजरना पड़ता है, व्याख्या करते समय शिक्षक के दिमाग में कौन सी बातें ध्यान में रहनी चाहिए, व्याख्या करने से पहले शिक्षक को कौन सी तैयारी के साथ शिक्षण कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। आप व्याख्या करने जा रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में पहले से बहुत सारी चीज़ें स्थिर हैं, अर्थात आपने पहले ही बहुत कुछ एक योजना के साथ काम किया है। तो वो कौन कौन से सोपान हैं जिनको फॉलो करते हुए आप व्याख्या करते हैं, जिनको हम कहते हैं व्याख्या के सोपान या चरण या क्रम, इनको कह लीजिए। कैसे कैसे होता है, सबसे पहली बात व्याख्या के एक बार लिख देता हूं, फिर मैं एक एक को समझाता हूं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का निर्धारण करेंगे, है ना, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का निर्धारण करना। मैं व्याख्या में कौन सी विषय वस्तु की व्याख्या करने वाला हूं उसका लूंगा, तो सबसे पहले तो मुझे विषय वस्तु का निर्धारण करना पड़ेगा ना, चयन करना पड़ेगा, ये मैं लूंगा भाई, मुझे ये जो है ये इसके ऊपर व्याख्या का कार्य करना है। नंबर 2, उसके बाद में क्या करना है, मुझे व्याख्या की योजना बनानी है। दूसरा सोपान क्या बताया गया है, व्याख्या की योजना। 5 सोपान बताए गए, याद रखिएगा। सोपान पूछे तो, अंग पूछे तो 6 हैं जो हमने पढ़े हैं सामान्य, और यहाँ चरण पूछेगा तब आपको कितने चरण बताने हैं, 5 चरण या 5 सोपान बताने हैं। कि व्याख्या के 5 सोपान बताए गए, सीढ़ियाँ, जिनको करने से हम व्याख्या को पूर्ण रूप देते हैं। तो कौन कौन सी है, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का चयन करना या निर्धारण करना, उसके बाद में व्याख्या की योजना बनाना, और उस व्याख्या की योजना के अंतर्गत भी कई छोटे छोटे उपसोपान मान लीजिए या छोटे चरण मान लीजिए। जैसे कौन कौन से चरण आएंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ नंबर 1 लिखूंगा मैं, पूर्व ज्ञान का निर्धारण। दूसरा इसी के अंतर्गत छोटा जो सोपान है दूसरे वाले के अंतर्गत, वो है आपका उद्देश्यों का निर्धारण या उद्देश्य का निर्धारण। फिर हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा है वो है आपका विषय वस्तु की रूपरेखा, विषय वस्तु की रूपरेखा, विषय वस्तु की रूपरेखा। और उसके बाद जो चौथा छोटा सोपान इसके अंतर्गत, वो है आपका उदाहरणों का स्थान, उदाहरणों का स्थान। एक बार लिख देता हूं, फिर हम चर्चा करते हैं। उदाहरणों का स्थान, ठीक है। तीसरा जो है इसके अंतर्गत, वो आपका हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। अब आप क्या करेंगे, यानी शिक्षक क्या करता है, अपने विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण करता है,
उसके बाद में जब सारा प्रस्तुतिकरण हो जाता है तब एक बार वापस अध्यापक कथन, जिसको हम सारांश कहते हैं, श्यामपट्ट सारांश के जैसा, और लास्ट में हम करते हैं कि हमारी व्याख्या में जो जो भी बताया गया उसका हमको क्या करना है, मूल्यांकन। इतनी योजना के साथ एक अध्यापक व्याख्या को लेकर आगे बढ़ता है। देखिएगा इधर पहले, सबसे पहले क्या होता है, अब ये क्या है कि परीक्षा में ऐसे कैसे सोपान दे देते हैं, कौन सा सोपान मिस है या क्रमशः कौन सा होगा। सबसे पहले विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का क्या किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। यानी अध्यापक व्याख्या में सबसे पहले तो ये डिसाइड करेगा, निश्चित करेगा कि भाई समस्या कहाँ है। जहाँ समस्या होगी वही हमारी विषय वस्तु हो जाएगी, वही हमारा पाठ्य वस्तु हो जाएगा कि भाई इसके बारे में हमको व्याख्या देनी है। दूसरी बात, व्याख्या की योजना बनाना। व्याख्या की योजना का मतलब है कि अब मैं इस व्याख्या में क्या क्या चीजें करने वाला हूं उनको पहले ही मैं तैयार करके जाऊंगा। जैसे सबसे पहले तो पूर्व ज्ञान का निर्धारण। पहले तो मुझे ये विचार करना पड़ेगा कि छात्रों को इस विषय के बारे में कितना आता है ऑलरेडी, है ना। फिर वहां से मैं आगे का ज्ञान उसको देने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात, मेरी इस व्याख्या के क्या उद्देश्य हैं, अर्थात अंतिम लक्ष्य क्या है, अर्थात अंतिम उपलब्धियां क्या है, क्या चाहता हूं मैं बच्चों को सिखाना कि भाई अंतिम रूप से बच्चे ये सीखें, बच्चों का निष्पत्ति ये हो। तीसरा, विषय वस्तु की रूपरेखा। मुझे इस विशेष सामग्री को या मेरी व्याख्या की जो भी विषय वस्तु है उसको किस रूप में मुझे प्रस्तुत करना है, ये भी दिमाग में पहले लेके चलना है। यानी आदि से अंत तक मुझे किस रूप में प्रस्तुत करना है। फिर है उदाहरणों का स्थान। व्याख्या को रुचिकर बनाने के लिए थोड़े बालक सक्रिय रहें, उनको ध्यान से सुन सकें, इसके लिए कई सारे उदाहरणों से हम क्या करते हैं, व्याख्या को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास करते हैं। जिस व्याख्या में उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है निश्चित रूप से वो अधिक सफल व्याख्या मानी जाती है। तो कौन से उदाहरणों को कहाँ कहाँ देना, ये सब भी दिमाग में पहले ही लेके चलना पड़ता है। जैसे शिक्षण के समय पाठ्य योजना का सहारा क्यों लिया जाता है, ताकि शिक्षक अपने पाठ्य वस्तु को बढ़िया तरीके से बच्चे के सामने रख सके और वो बच्चे का अवधान अधिकाधिक या अधिकाधिक करवा सके। तो व्याख्या में 4 चीजें करते हैं आप। पूर्व ज्ञान का निर्धारण करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, विषय वस्तु का एक मेमोरेंडम बना लिया, रूपरेखा बना लिया, उदाहरण कहाँ देने वो ध्यान में रख लिया, और अब आप चले गए अपने विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में। अब मुझे मेरे विषय वस्तु यानी मेरी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद सारांश रूप में उसका भाव जो है मेन, उसको मैं एक बार वापस दोहराऊंगा, जो क्या कहलाता है, सारांश कहलाता है। अब मेरी व्याख्या कितनी सफल रही उससे संबंधित मैं किन्हीं प्रश्नों का सहारा लेकर के या कोई क्रिया करके या कोई प्रदर्शन करके किसी भी रूप में मैं कुछ प्रश्न बालकों से करूंगा, जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि मेरी व्याख्या का क्या हो जाए, मूल्यांकन हो जाए। इस प्रकार से एक अध्यापक इन सारी चीजों का सहारा लेकर के ही कक्षा में बढ़ता है और इनके साथ ही पूर्ण व्याख्या हो जाती है। अब ये व्याख्या जो इतनी विस्तार रूप से चलती है, इतना प्रयास 7 बालकों के साथ में मिलकर किया जाता है, तो आखिर व्याख्या विधि में ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं, यानी व्याख्या विधि की कौन सी विशेषताएं हैं या इनके पक्ष में कौन सी बातें की जाती हैं। थोड़ा सीधा बोलूं तो मैं सीधी भाषा में कि आखिर व्याख्या विधि के कौन कौन से गुण हैं जिसकी वजह से आज ये उस प्राचीन परंपरा से लेकर आज भी शिक्षा बनी हुई है। मैं इसको केवल गुरुकुल परंपरा के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, ध्यान रहे। व्याख्या विधि एक ऐसी विधि है जो प्राचीन विधि है और एक महत्वपूर्ण विधि भी है, और इसके बिना कोई सा भी शिक्षण आप करो पॉसिबल ही नहीं होता। तो सुनिएगा इसके कौन कौन से गुण हैं। इसकी एक अच्छी बात क्या है कि यदि आप अध्यापक की दृष्टि से देखते हैं, क्या देखते हैं आप, अध्यापक की दृष्टि से यदि आप देखते हैं तब तो आपको ये बहुत अच्छी विधि लगेगी, बड़ी उपयोगी विधि लगेगी। क्यों? इसका कारण है कि इससे अध्यापक का एक तो समझाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात, कम समय में अधिक ज्ञान दे पाता है अध्यापक, समय कम लगता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने 1 घंटे 2 घंटे में कोई चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ तो समय बहुत कम लगता है इसमें, और जबकि ज्ञान क्या होता है, अधिक ज्ञान दे पाता है। अध्यापक कहता जाता है तो ज्ञान तो बहुत दे देता है और टाइम भी कम लगता है, तो अध्यापक की दृष्टि से तो बड़ी जोरदार है। दूसरी बात, ये अध्यापक की ज्ञान की वो है, ज्ञान का दर्पण भी है। एक अध्यापक का विषय पर कितना अधिकार है, उसकी अभिव्यक्ति कितनी बढ़िया है, इसकी परख के लिए भी उसके अध्यापक की प्रतिभा का एक तरह से आईना भी है। कौन सी विधि? व्याख्या विधि। तो ये एक इसमें अच्छी बात है। दूसरी बात, ये वास्तव में देखी जाए ना तो ये एक तरह से सैद्धांतिक यानी निगमन विधि के समान होती है। इसमें सैद्धांतिक पक्ष पर जोर दिया जाता है, इसमें भावार्थ को स्पष्ट किया जाता है, यानी भावार्थ यह स्पष्ट किया जाता है। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि कोई भी जटिल विषय वस्तु है तो इसके माध्यम से वो जटिलता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। यानी किसी भी विषय वस्तु की जटिलता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। किसके द्वारा? व्याख्या विधि के द्वारा। इसके साथ ही तीसरी अच्छी बात क्या है इसमें? तीसरी अच्छी बात यह है कि इसके द्वारा किसी भी विषय का अर्थ क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। अर्थ विस्तार करेंगे जितना अधिकतम अध्यापक बोल सकेगा, निश्चित रूप से उसे किसी भी शब्द का, वाक्य का, सुभाषित का, पाठ्यांश का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। विषय ज्ञान की दृष्टि से भी बड़ी अच्छी विधि है। विषय ज्ञान की दृष्टि से क्यों अच्छी विधि है?
विषय ज्ञान की दृष्टि से अच्छी विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ अधिकतम अध्यापक द्वारा उस विषय पर प्रकाश डाला जाता है। प्रकाश डालने से मेरा तात्पर्य है कि उसको अधिक उधेड़ करके बताया जाता है, तो दृष्टि से भी अच्छी विधि इसको माना जाता है। ये सैद्धांतिक पक्ष पर बल देती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि चाहे कोई शब्द हो या मान लीजिए कोई सुभाषित हो या मान लीजिए कि कोई जैसे आपका कोई भी गद्य पद्य आदि की कोई लाइन हो, कोई भी आपका पाठ्यांश हो सकता है ना, उन सभी के अर्थ को बताने के लिए या इन सभी के जो वाक्य हैं, है ना, उन वाक्यों के अर्थ को बताने के लिए सबसे जो अच्छी विधि मानी जाती है, कौन सी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर जो अच्छी विधि मानी जाती है उपयोगी विधि मानी जाती है। ये भी इसका गुण है भाई। माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर मान लो, दोनों एक ही बात है, माध्यमिक कहो चाहे उच्च स्तर कह लीजिए, इस स्तर पर यदि आप इन सबका अर्थ बताना चाहते हो ना तो ये आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होती है। छठी बात, इसमें बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा सिखा लेते हैं, इसलिए समय की बचत है। अध्यापक कक्षा में आकर के अपना वाचन शुरू कर देता है, प्रवचन शुरू कर देता है, इसलिए इसमें श्रम की भी बचत होती है और धन की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इन सब की क्या होती है, इसमें बचत होती है। कोई पैसा टका नहीं लगता। मास्टर जी का चेहरा भला और आप भले, आपके कान और आँख चाहिए और इधर मेरा केवल मुँह चाहिए, टपक टपक मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाइएगा। एक अच्छी बात इसकी ये भी है कि कम समय में या एक ही समय में बहुत सारे बच्चों को आप एक साथ पढ़ा सकते हैं। यानी एक ही टाइम है, मान लीजिए थोड़ा समय आप एक साथ या एक ही समय में या एक ही साथ, ऐसा भी आप कह सकते हैं, अनेक छात्रों का शिक्षण करवाना इसमें संभव होता है। अनेक छात्रों को शिक्षण करवा सकते हैं आप, एक ही बार में कई सारे छात्रों को आप एक साथ पढ़ा सकते हैं। बताइए, इतनी अच्छी बातें इसमें। यही कारण है कि वर्तमान में ये विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये शिक्षण की बड़ी महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। उसका कारण क्या है दोस्तों? तो उसका कारण यह है कि जब मुझसे आप गद्य पढ़ेंगे तब भी मैं इसकी चर्चा करूंगा, पद्य पढ़ाऊंगा तब भी चर्चा करूंगा, मैं आपको नाटक पढ़ाऊंगा तब भी चर्चा करूंगा, और मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा तो भी चर्चा करूंगा। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी शिक्षण हो, उन सभी शिक्षणों के हेतु एक अमनोवैज्ञानिक लेकिन अपरिहार्य विधि है। इसलिए इसको मैं क्या विधि कहता हूं? महत्वपूर्ण विधि कहता हूं। भाई आप गद्य पढ़ाओगे तो वहाँ काठिन्य निवारण में काम आएगी, पद्य पढ़ाओगे काठिन्य निवारण में काम आएगी, नाटक में काठिन्य निवारण में काम आएगी, व्याकरण में तो पढ़ाने के लिए व्याख्यान दिया ही दिया जाता है। आगमन निगमन तो आपका लगभग महत्वपूर्ण जो व्याख्या विधि उसी का रूप होता है। वहाँ सूत्र की क्या करते हो? व्याख्या ही तो करते हो, उदाहरण देना समझाना है, सारा उसी में काम आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भले इसमें कितने भी दोष होंगे, नीचे हम पढ़ेंगे, अभी दोषों की चर्चा हम करेंगे, कितने भी दोष हो, लेकिन फिर भी ये क्या है? एक अपरिहार्य और महत्वपूर्ण विधि है। कौन सी वाली? आपकी व्याख्या विधि। चलिए दूसरे बिंदु के साथ स्टार्ट करते हैं। दूसरा बिंदु से मेरा मतलब है कि व्याख्या विधि में कौन कौन से दोष हैं, या यूं कहूं कि इसके कौन कौन से विरोध में इसके बारे में कहा जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका जो प्रभुत्व या केंद्र बिंदु होता है वो वास्तव में देखो छात्र नहीं होकर के कौन होता है? शिक्षक होता है। यानी केंद्र बिंदु होना तो कौन चाहिए वास्तव में? तो होना तो कौन चाहिए था? छात्र होना चाहिए था, लेकिन होता कौन है? शिक्षक होता है। दूसरी बात, शिक्षक क्यों होता है समझ रहे हो ना आप? सारा का सारा नियोजन, सारा का सारा कक्षा में कार्य, अरे आपने शिक्षण की परिभाषा क्या पढ़ी? छात्र और शिक्षक के मध्य अंतर क्रिया होनी है, जबकि यहाँ तो क्रिया कौन करता है? जब से मास्टर जी करते हैं। तो वास्तव में इसमें देखा जाए तो सक्रिय कौन है? तो इसमें सक्रिय केवल और केवल कौन होते हैं? आपके शिक्षक महोदय होते हैं, यानी आदरणीय गुरुजी होते हैं। जबकि सक्रिय होना किसको चाहिए? छात्र को। बोला छात्र सक्रिय नहीं रहता तो छात्र क्या करता है? बोले छात्र तो मूक दृष्टा की बातें सुनता रहता है, इसलिए निष्क्रिय रहता है। कौन? छात्र। चौथी बात, यह अपने आप में एक अरुचिकर विधि है, क्योंकि इसमें रुचि कभी नहीं आएगी। जब से आए भाषण ही झाड़ता रहेगा मास्टर जी, तो बताओ रुचिकर कैसे होती है? ये सरस कभी हो ही नहीं सकती। ये वास्तव में कैसी विधि है? निरस विधि है। पांचवी बात, इसमें केवल एक ही पक्ष पर जोर दिया जाता है, यानी बच्चे को सिर्फ ज्ञान का ही बस ज्ञान करवाना होता है, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक ही पक्ष काम करता है, यानी केवल शिक्षक ही काम करता है। तो एक ऐसी विधि है, एक पक्षीय विधि है। इसमें केवल सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया जाता है, यानी सिद्धांतों की व्याख्या कर दी जाती है, विषय ज्ञान को स्पष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा और किसी भी पक्ष पर जोर नहीं दिया जाता है, और बाकी सभी पक्षों की अवहेलना कर दी जाती है। मैं व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान नहीं रखता,
मैं बालकों की रुचि का ध्यान नहीं रखता, मैं उनके अधिगम के स्तर को ध्यान में नहीं रखता। मेरा काम तो ये कि भाई ये विषय वस्तु मुझे दी गई है या मेरे पास में है और मुझे लग रहा है कि छात्रों को यहाँ कठिनता, तो मैं तो उसको लेकर के पूरा प्रवचन और भाषण करके चला जाऊंगा। ये वास्तव में देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के क्या है, प्रतिकूल विधि है। मुझे कैसे पता चला कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। क्यों है? अरे भाई मुझे पता है कि शिक्षा का या शिक्षण कार्य में केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? छात्र। लेकिन यहाँ कौन है? शिक्षक। सक्रिय किसको होना चाहिए ज़्यादा? छात्र को। लेकिन यहाँ कौन हो रहा है? शिक्षक, है ना। बालकों ना रुचि का ध्यान, ना कुछ शिक्षण सिद्धांतों का ध्यान। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं बल्कि क्या है, ये प्रतिकूल है। ओवरऑल बात करें हम तो वास्तव में ये विधि क्या है, ये विधि छोटे बच्चों के काम की विधि नहीं है, यानी इस विधि का निम्न स्तर पर कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। निम्न स्तर के बालकों के लिए कक्षा 3, 4, 5 आदि जो बालक होते हैं उन बालकों के लिए ये अनुपयोगी विधि है। आप कक्षा 3 के बालक के सामने जाकर के व्याख्या झाड़ेंगे तो बच्चा ही भाग जाएगा बेचारा उठ के, समझ रहे हो क्या आप? तो निम्न स्तर के बालकों के लिए क्या होती है, अनुपयोगी विधि होती है। और ऑल ओवर बात करूं तो ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या, इन सब के बावजूद भी ये एक अपरिहार्य विधि है। अमनोवैज्ञानिक भी है लेकिन इन सब के बावजूद भी लेकिन एक आवश्यक विधि है, क्योंकि ये किसी भी शिक्षण में आप काम करोगे ना फिर भी आपको इसकी जरूरत तो पड़ती है। इसलिए इसको हम कहते हैं एक महत्वपूर्ण विधि। कैसी विधि है? एक महत्वपूर्ण विधि है। आपने सुना है जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, जरूरी भी है लेकिन बुरा है, वैसे ये भी एक आवश्यक बुरी विधि है, यानी इसकी जरूरत पड़ेगी लेकिन ये अच्छी विधि नहीं है। ये चाहे कितनी ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल हो, चाहे निम्न स्तर के लिए अनुपयोगी हो, कितनी ही अनुपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि हो, चाहे इसमें कक्षा का वातावरण सजीव रहे चाहे नहीं रहे, है ना। सजीव वातावरण भी तो नहीं रहता ना, तो सजीव वातावरण रहे चाहे ना रहे, या यूँ कह लीजिए कि कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी शिक्षण में बिना व्याख्या विधि के काम नहीं चलता है। इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी कमजोर छात्रों के लिए भी अनुपयोगी है, उनके लिए भी किसी काम की नहीं है। तो कितनी भी कमियां हो लेकिन फिर भी शिक्षण कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण विधि। इसलिए कई बार परीक्षा में सवाल आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण विधि है शिक्षण कार्य की। उसमें आ जाता है सूत्र विधि है, इसमें आ जाती है व्याख्या विधि है, उसमें आ जाती है पाठशाला विधि है आदि, ऐसा करके आ जाता है। तो महत्वपूर्ण शब्द आ जाए ना, परीक्षा का प्रश्न दे रहा हूँ सीधा, महत्वपूर्ण शब्द आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं आपका व्याख्या विधि पर काम, अच्छा महत्वपूर्ण तो है ही है, इसके साथ साथ ये सर्व प्रचलित विधि भी है ना। 3 शब्द हो गए आपके लिए कि एक आवश्यक विधि भी है, महत्वपूर्ण विधि भी और सर्व प्रचलित विधि भी है। अब सर्व प्रचलित शब्द क्यों लिया मैंने आपके लिए, वो इसलिए मैंने वापस जोड़ा है कि भैया तुम चाहे गद्य पढ़ो, चाहे पद्य पढ़ो, चाहे नाटक पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो आप, चाहे व्याकरण पढ़ो, तो गद्य पद्य नाटक व्याकरण इन सभी में आपको इस विधि का सारा लेना ही पड़ता है। तो सभी जगह प्रचलन में इसलिए सर्व प्रचलित है। तो आवश्यक विधि है, महत्वपूर्ण विधि है, सर्व प्रचलित विधि है, लेकिन है कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। दोबारा आ जाइए, हम बात करते हैं इसके गुण दोषों की, इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। कौन कौन से गुण मैंने आपको बताए हैं। मैं बात कर रहा था कि अध्यापक की दृष्टि से उपयोगी है क्योंकि बड़ी आसानी से भाषण देने से काम चल जाता है ना। पाठ्यक्रम जो है समय पर हो जाता है, अध्यापक को ज़्यादा जोर नहीं आता, तो पाठ्यक्रम भी समय पर हो जाता है, समय भी कम लगता है और ज्ञान को झाड़ने का जो है मौका भी मिल जाता है, कितना ज्ञानी हूँ ये बताने का मौका भी मिल जाता है, कम समय में ज्ञान दिया जा सकता है। ये भावार्थ स्पष्ट करती है, जटिलता को दूर कर देती है, अर्थ को स्पष्ट कर देती है, विषय ज्ञान की दृष्टि से भी अच्छा इस पर प्रकाश डाला जा सकता है। शब्द सुभाषित पाठ्यांश आदि के वाक्यों के अर्थ विस्तार के लिए उपयोगी है। समय श्रम और धन की इसमें बचत होती है, एक ही साथ एक ही समय में बहुत सारे छात्रों का शिक्षण करवाया जा सकता है, इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण विधि कहा गया है। तो महत्वपूर्ण विधि भी है, मैंने आपको बोला कि महत्वपूर्ण विधि भी है, आवश्यक विधि भी है और साथ में ये सर्व प्रचलित विधि भी है, क्योंकि ये सभी शिक्षणों में काम आती है। ठीक है, ये तो इसकी अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं। दोष क्या है कि केंद्र बिंदु शिक्षक होता है जबकि होना चाहिए छात्र को, सक्रिय शिक्षक रहता है होना चाहिए छात्र को, छात्र ही रहता है क्या बेचारा, निष्क्रिय रहता है, अरुचिकर होता है, नीरस होती है, कक्षा में अनुशासनहीनता रहती है, एक पक्षीय विधि एक ही पक्ष सक्रिय रहता है, सैद्धांतिक पक्षों पर जोर है, फालतू कोई बात होती नहीं है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, निम्न स्तर पर अनुपयुक्त, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, कमजोर बच्चों को भी नहीं सिखा सकते, सजीव वातावरण रहता नहीं है, अमनोवैज्ञानिक विधि है लेकिन फिर भी आवश्यक
महत्वपूर्ण और सर्वप्रचलित विधि है। ये आपकी व्याख्या विधि है। अब इसके बाद देखिए हम आगे चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी विधियां आगे और काम में ली जाती हैं। इसके बाद में आपकी विधि आती है नंबर 5 पर, भाषण विधि। हमने पढ़ा है कि पारायण विधि के माध्यम से और सूत्र विधि के माध्यम से जो छात्र रट लेता था, उसमें जहाँ जहाँ समस्या आएंगी वहाँ वहाँ अध्यापक व्याख्या विधि का सहारा लेता है। उसके अलावा भी कभी कभी उदाहरण और कथानकों के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट करने का कार्य भी शिक्षक द्वारा किया जाता था, उसको हम कहते हैं भाषण विधि। तो भाषण में क्या होता है, भाषण कौन करेगा, यहाँ पर शिक्षक द्वारा किया जाएगा पढ़ाते समय। और शिक्षक बताइए किसके द्वारा भाषण का कार्य करता है, कई सारे अवान्तर उदाहरण प्रस्तुत करता है या कई सारे और अन्य कथानक प्रस्तुत करता है। जब कथानकों के द्वारा या उदाहरणों के द्वारा विषय वस्तु को समग्र रूप से और स्पष्ट करने का या विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया जाता है, तब इसको हम कहते हैं भाषण। ठीक है, इससे बच्चों की भावाभिव्यक्ति कौशल का विकास भी हो जाता है, वो सुनते हैं तो उनको भी बोलना आ जाता है। इसके बाद में छठे नंबर पर हमारी पाठशाला विधि के अंतर्गत जो अन्य विधि काम में आती थी, पाठशाला पद्धति के अंतर्गत जो विधि काम में आती थी, उसका नाम है आपका कथा कथन विधि। कथा कथन का कार्य अध्यापक जी द्वारा किया जाता था। कथा कथन विशेष करके छोटे बालकों के लिए बड़ी गद्य शिक्षण में उपयोगी विधि मानी जाती है ना। कथा कथन का अर्थ क्या है, इस विधि से कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब ये होता है कि कक्षा में जब शिक्षण कार्य शिक्षक द्वारा करवाया जाता है तो वो अपने शिक्षण को रुचि या अपने शिक्षण के प्रति बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, यानी रुचि बढ़ाने के लिए, रुचि जागृत करने के लिए, बालकों को जिज्ञासापूर्ण बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, जिज्ञासापूर्ण बनाने के लिए और अपने विषय सामग्री को रोचक बनाने के लिए, और इन सब के साथ में एक बिंदु और आता है कि बालकों के नैतिक विकास के लिए, इतनी सारी चीज़ों के लिए वो अपने विषय सामग्री के प्रति बालकों में रुचि जागृत करना चाहता है, वो अपने विषय वस्तु को रोचक और जिज्ञासापूर्ण बनाना चाहता है और छात्री छात्रों का नैतिक विकास करना चाहता है। इसलिए कभी कभार अध्यापक जी के द्वारा प्रसंगानुसार कक्षा कक्ष में बताइए क्या सुनाया जाता था, कथा कही जाती थी या कथा कहना करता था, कथा का कथन किया जाता था। बहुत सारे ऐसे कथा ग्रंथ आपने भी सुने, पंचतंत्र जैसे, हितोपदेश जैसे, जिनमें पशु पक्षियों के माध्यम से बड़ी रोचक कहानी आती है। अब बच्चे क्या करते हैं, छोटे लेवल पर कथाओं को बड़ा आनंद के साथ सुनते हैं, तो मनोरंजन तो होता ही होता है, साथ ही मनोरंजन के साथ साथ पता ही नहीं चलता बच्चे कब शिक्षण कार्य में जुड़ जाते हैं। उनको रहता है कि यार गुरुजी और कहानी सुनाएंगे, तो वो झांसे में आ जाते हैं गुरुजी के। तो कथा कथन प्रविधि का सहारा भी अध्यापक द्वारा लिया जाता था। इसके साथ साथ एक विधि आपकी जिसका नाम है वाद विवाद विधि या प्रश्नोत्तर विधि को हम पहले ले लेते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का सहारा भी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करता था। याद रखिएगा, इस विधि को वास्तव में जो देने वाले कौन थे, सुकरात थे, इसलिए इसको हम सुकराती विधि भी कहते हैं। आगे मैं गद्य शिक्षण के समय इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। इंग्लिश में इसको हम डायलेक्टिक मेथड कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, सुकरात है। वैसे मूलतः जो प्रवर्तक है ना, वो याद हो जाएगा आपको, आगे हम जब पढ़ेंगे तो दोबारा आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, महान दार्शनिक जिसको आप मानते हैं वो कौन है, आपके सुकरात हैं। कक्षा कक्ष में क्या करते हैं, प्रश्नों के माध्यम से भी पाठ को अध्यापक आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, यानी प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा छात्रों से प्रश्न करता है और साथ में क्या प्राप्त करता है, उत्तर प्राप्त करता है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग शिक्षण कार्य में इसलिए किया जाता है कि एक तो इससे क्या होते हैं, बालकों की अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति कौशल है, उसका विकास हो जाता है ना, अभिव्यक्ति कौशल का विकास। वैसे प्रश्नोत्तर कौशल का मुख्य उद्देश्य यही होता है, प्रश्नोत्तर का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि इससे छात्रों की अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। कैसे, आप याद करो, जब आप लोग 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से है तो इसको और अच्छा समझेंगे। कैसे, अध्यापक हमसे जब कोई प्रश्न पूछते थे ना, तो हम उत्तर देते समय पहली समस्या तो हमको यही आ जाती थी कि बोले कैसे। मान लो पहली बात तो हमें उत्तर नहीं आ रहा, उत्तर आ भी गया तो उसको रखें कैसे, रखें मान लो रखना आता है, लेकिन उस उत्तर को हम हिंदी भाषा में कैसे बोले, हिंदी भाषा ही नहीं आती या हमको कहना नहीं आता। मैंने आपको बोला था कि एक सफल पूर्ण अध्यापक किसको माना जाएगा, जिसका विषय पर अधिकार होने के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति भी जोरदार की हो। तो अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है, प्रश्न करने से जो उत्तर अध्यापक प्राप्त करता है छात्रों से, उससे उसकी अभिव्यक्ति बढ़ती है ना। इसके साथ साथ इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से बालकों का चिंतन विकसित होता है, बालकों की तर्क शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति के साथ साथ बालकों का निरीक्षण शक्ति का विकास भी होता है। ये सारी बातें प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा प्राचीन काल में भी शिक्षण, निरीक्षण जो शक्ति है उसको बढ़ाने आदि के लिए भी शिक्षक शिक्षण के समय प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करता था। दोस्तों, इसके साथ ही एक और विधि है जिसका नाम है वाद विवाद विधि। 10 विधियां बताइए ना मैंने आपको, तो थोड़ी थोड़ी चर्चा सबके बारे में करेंगे। वाद विवाद और भाषण में क्या अंतर है। देखिए, भाषण तो क्या है,
एक विशेष समस्या या किसी विशेष बात को लेकर के प्रकट किए जाने वाले विचार हैं, या किसी विशेष समस्या को ध्यान में रख करके उदाहरण और कथानकों के माध्यम से समझाया गया या किया गया प्रयास होता है। जबकि वाद विवाद क्या है? वाद विवाद छात्रों के मध्य करवाया जाता है। हो सकता है कि छात्र और शिक्षक के मध्य भी वाद विवाद हो, है ना, या छात्र छात्र के मध्य वाद विवाद हो। वाद विवाद में क्या होता है कि आपने जो कोई भी सीखा है, आपने प्रश्नों क्या नाम है उसका सूत्र विधि, आपने पढ़ा है पारायण विधि, उनके माध्यम से आपने कंठस्थीकरण भी कर लिया। समस्या तो व्याख्या विधि के द्वारा अध्यापक ने समझा दिया, भाषण का सहारा ले लिया, कथा कथन का सहारा ले लिया, या प्रश्नोत्तर विधि का सहारा ले लिया। अब आप कितना समझे हैं उसका ज्ञान तो अध्यापक को इससे ही पता चलेगा ना। जब किसी ज्ञान को अवबोध तक के स्तर पर ले जाना हो, ज्ञान को कहां तक ले जाना हो, अवबोध स्तर तक ले जाना हो, है ना, तो उसके लिए कक्ष में या कक्षा शिक्षण के कार्य के समय अध्यापक वाद विवाद का आयोजन करवाता था। याद रखिएगा, वाद विवाद से बालकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। कौन सी प्रवृत्ति का विकास? स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास होता है। छात्र घर जाकर के उस विषय का चिंतन मनन करता है, उसके बारे में विचार करता है, उसको याद करने के साथ साथ रटने के साथ उसको समझने का प्रयास भी करता है। तो ज्ञान के अवबोध स्तर तक पहुंचने के लिए, स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास करने के लिए अध्यापक द्वारा किसका आयोजन करवाया जाता था? वाद विवाद का आयोजन करवाया जाता था। नवी विधि मैंने आपको बताई है जिसका नाम है कक्षा नायक विधि। कक्षा नायक का मतलब कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाता था। याद रखिएगा कि कभी कभार ऐसा होता था कि गुरुजी मान लो बीमार हो गए, किसी कारणवश आज शिक्षण कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते थे। आज की तरह कोई जरूरी नहीं कि क्लास में 15-20 टीचर पढ़ाने के लिए उपलब्ध हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं थी। पहले एक सामान्य आचार्य जी कई सारे विषयों के ज्ञाता होते थे, क्योंकि काम ये होता था जिंदगी में सीखना और सिखाना। तो ऐसी स्थिति में यदि गुरुजी बीमार हो जाए तो कक्षा का कार्य कैसे चलेगा? तो ऐसी विकट परिस्थितियों में, बड़े अजीब परिस्थितियों में क्या करते थे, कुछ विशेष छात्र को क्या करते थे, गुरु की भूमिका में रख दिया जाता था। यानी छात्र ही किसकी भूमिका अदा करता था? गुरु की भूमिका अदा करता था, गुरु की जगह ले लेता था और उसको वो सारे अधिकार दे दिए जाते थे लगभग जो एक गुरु के पास हुआ करते थे। इसका मुख्य कार्य क्या होता था? कक्षा में अनुशासन स्थापित करना होता था, और यदि वो विषय का अच्छा ज्ञाता है तो वो साथ में क्या करता था? शिक्षण कार्य भी करवा देता था। तो कक्षा में गुरु के समान ही जिसकी भूमिका हो या जिसका नेचर हो या जिसमें ज्ञान हो, व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को हम कक्षा नायक की भूमिका में रखते हैं। यही विधि कक्षा नायक विधि कहलाती है। आज भी हम मॉनिटर रखते हैं, लेकिन आजकल हम किसी समझदार को या यूँ कहूँ कि किसी विनम्र व्यक्ति को थोड़े रखते हैं, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को रखेंगे तो जो उद्दंडी वो क्यों मानेगा। तो आजकल क्या करते हैं, ट्रेंड है कि मुझे याद है आज भी कि जब हम लोग पढ़ते थे तो कक्षा का जो सबसे उद्दंडी छात्र होता था ना, उसको मॉनिटर बना देते थे। जो लड़ाकू उसी को मॉनिटर बना देते कि फिर कैसे लड़ाई हो। पहली बात तो लड़ाकू से सारे क्लास वाले डरेंगे कि भैया यदि राधेश्याम को मॉनिटर बना दिया तो हाथ पैर तोड़ देगा सबके। तो आधा अनुशासन तो राधेश्याम को मॉनिटर बनाने के साथ ही स्थापित हो जाता था, है ना। तो शर्त यह होती है कि गुरु के समान भूमिका निभा देने वाले व्यक्ति को ही मॉनिटर बनाया जाता था। और अंत में 10वीं विधि याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि पहले शिक्षण के समय व्याकरण को अलग से पढ़ाया जाता था, अलग से व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता है, जिसको हम किस विधि के नाम से जानते हैं? व्याकरण विधि के नाम से जानते हैं। यानी व्याकरण का शिक्षण अलग से करवाया जाता है, व्याकरण शिक्षण को अलग से प्रधानता के साथ पढ़ाया जाता है। उसका कारण है कि व्याकरण क्या है वास्तव में, सभी भाषा के क्या है वास्तव में, मूल है। व्याकरण भाषा का वास्तव में क्या है? आधार है। भाषा में ये प्रवेश का द्वार है, ये भाषा का क्या है? विश्लेषण है। ये शब्दों के अर्थ का पोस्टमार्टम करने वाला है। जब तक आप व्याकरण नहीं करोगे तब तक आप किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते। किसी भी अर्थ का कथन करने के लिए आपको व्याकरण शिक्षण होना चाहिए। तो व्याकरण को क्या कि अलग से पढ़ाया जाता था, अलग से कक्षाएं ली जाती थी, उसका अलग से पाठ्यक्रम निर्धारित होता था, उसको ध्यान में रख करके व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता था। तो व्याकरण को भी अलग शिक्षण के रूप में लिया जाता था। उसके लिए भी कई सारी सूत्र विधियां हैं, पारायण विधियां, आगे पढ़ेंगे, आगमन निगमन आदि कई सारी विधियां होती हैं। तो व्याकरण के लिए विशेष जो विधियां काम में आती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? आपकी व्याकरण विधि कहलाती हैं। किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरण को समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि साहब संस्कृत व्याकरण बड़ी जटिल है, तो संस्कृत व्याकरण को बिना व्याकरण विधि के, भाई व्याकरण पढ़ाने के लिए भी तो एक अलग प्रोग्राम चाहिए ना। तो संस्कृत व्याकरण यदि सीखना चाहते हो तो फिर व्याकरण विधि को यानी पृथक व्याकरण से सीखने की आपको आवश्यकता होती है, ऐसा माना जाता है। मैं बात करूं कि व्याकरण विधि में कौन कौन सी बातें हैं, तो गुण और दोषों को थोड़ा साथ ले लेता हूं ना। कुछ अच्छी बातें भी हैं व्याकरण विधि में,
भाई अलग से व्याकरण पढ़ाया जाता था कि साहब संस्कृत व्याकरण इतनी बड़ी है, जटिल है, लेकिन इसका शिक्षण भी सुनिश्चित है, क्योंकि भाषा में अधिकार व्याकरण के बिना संभव नहीं है। तो व्याकरण विधि के द्वारा व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन व्याकरण विधि में सिर्फ व्याकरण का ही ज्ञान दिया जाता है। तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी और कुछ बुरी बातें भी हैं। अच्छी बातें कौन कौन सी हैं? याद रखिएगा कि जब हम व्याकरण विधि के द्वारा व्याकरण सीखते हैं तो इससे हमें क्या होता है, उस व्याकरण विधि के द्वारा या व्याकरण के द्वारा भाषा पर क्या होता है, पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिसको अच्छी व्याकरण आती है या व्याकरण विधि से यदि अब आप अच्छी व्याकरण पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति का भाषा पर पूर्णतः या अधिक उसका अधिकार स्थापित हो जाता है। दूसरी बात, जटिल जो नियम है उनका ज्ञान हो जाता है। अच्छा, ये भी एक कई बार ऐसे व्याकरण की चर्चा आती है, भाषा की चर्चा आती है, तो ऐसे कई सारे पंडितों की जिन्होंने सिर्फ भाषा के व्याकरण को ही समझा है, उनका उदाहरण दिया जाता है कि यार वो देख ज्ञान तो उसके पास में है। अब किसी का उदाहरण दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि इसका महत्व तो है। तो व्याकरण विधि के माध्यम से भाषा का पूर्ण अधिकार तो होता ही होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, व्याकरण का अपना एक जटिल है ना और बड़ा व्याकरण है। भाई इतना जटिल और इतना बड़ा संस्कृत व्याकरण है, इसको सीखने के लिए तो आपको कम से कम अलग एक विधि है देनी पड़ती है ना। तो संस्कृत व्याकरण के इतने जटिल रूप को और इतने बड़े रूप को समझने के लिए आपको व्याकरण विधि की वास्तव में आवश्यकता होती है, यानी आपको व्याकरण विधि का सहारा लिया जाना चाहिए, अलग से व्याकरण को जगह दी जानी चाहिए, है ना। इसी प्रकार से किसी भी अर्थ का स्पष्ट करने के लिए, अर्थ विश्लेषण करने के लिए, अर्थ का क्या करना हो, आपको विश्लेषण करना हो, तो उसके लिए तो आपको फिर व्याकरण विधि की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। वैसे नॉर्मल बात यदि मैं आपसे कहूं तो व्याकरण विधि क्या करती है, व्याकरण को अलग से पढ़ाने का प्रयास करती है, इसमें व्याकरण सिखाई जाती है। लेकिन कुछ बुरी बातें भी हैं इसमें। बोले बुरी बातें कौन कौन सी हैं? तो बुरी बातों को हम ऐसे समझते हैं, इससे क्या होता है कि केवल एक ही बात का ध्यान रखा जाता है, इसमें केवल व्याकरण के नियमों का ही ध्यान में रखा जाता है, यानी केवल और केवल सूत्रों का ही शिक्षण करवाया जाता है। इसमें व्यावहारिक बातें नहीं रहती है, यानी इस भाषा की जो व्यावहारिक बातें हैं ना, उसमें व्यावहारिकता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। व्याकरण के अलावा और भी चीजें होती है भाई, पद्य रसास्वादन गद्य, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरी बात, इसमें निरस्ता अपने आप ही आ जाती है। आप व्याकरण क्लास पढ़ोगे ना, सुनोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये सब क्या चल रहा है, भाई बंद करो गुरुजी, बहुत हो गया, माथा फट जाएगा हमारा। तो इसमें क्या रहता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं, निरस्ता रहती है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रतिकूल अपने आप हो जाती है। जब छात्र निष्क्रिय रहेंगे, निरस्ता रहेगी, तो अपने आप में क्या है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी, उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।